के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, क्योंकि ईरान से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि क्या वाकई में अमेरिका और इजराइल की जो टेंशन है वो बढ़ने वाली है। दरअसल देखिए, पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट की जमीन पर इस वक्त महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अब एक ऐसे मोड़ पर ये युद्ध पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर आपको ये बता दें कि लगातार अब स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। यानी कि मिडिल ईस्ट की स्थिति इसलिए भी खराब होती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो एटम बम बनाने की राह पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जहां से पूरी दुनिया का विनाश अब तय माना जा रहा है। दरअसल आपको यह बता दें कि ईरान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका पर दबाव बनाया जाए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ईरान को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट्स का यह दावा है कि तेहरान अब गुप्त रूप से परमाणु बम बनाने की बेहद करीब पहुंच चुका है और उसने 60% तक यूरेनियम संवर्धन का काम पूरा भी कर लिया है। और विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि 60% का ये आंकड़ा ही सबसे कठिन पड़ाव होता है। अब अगर ईरान इसे 90% तक ले जाता है तो उसके लिए एटम बम बनाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। ईरान की इस एटमी छलांग और अयातुल्लाह अली खामनेई के उत्तराधिकारी मुस्तफा खामनेई के आक्रामक इरादों ने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका और इजराइल की रात की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि एक बार अगर ईरान ने न्यूक्लियर क्षमता हासिल कर ली तो मिडिल ईस्ट का पूरा स्ट्रैटेजिक संतुलन बदल जाएगा। अब इजराइल लंबे समय से चेतावनी ये दे रहा है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देगा, लेकिन खुफिया रिपोर्टों से ये साफ है कि ईरान अब इजरायली या फिर अमेरिकी धमकियों से पीछे हटने के फिलहाल मूड में नहीं है। आज इसी जलते हुए सवाल पर हमारे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के बड़े जानकार और डिफेंस एक्सपर्ट्स, जिनसे हम समझेंगे कि आखिर क्या वाकई में ईरान एटम बम बनाने की दिशा में अब मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर जरा बताइए, जो ये खुफिया रिपोर्ट सामने आई है अमेरिका की, क्या वाकई में अब ये माना जाए कि बहुत करीब है ईरान परमाणु संपन्न देश बनने की कगार पर? जय हिंद पुनीता जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर टाइम टू टाइम अमेरिका की खुफिया एजेंसीज बताती रही हैं कि ईरान एक परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब है। इस बार फिर ऐसी खबरें आ रही हैं और इस बार तो लग रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना के रहेगा, क्योंकि उसने कुछ सालों से इस अपने परमाणु प्रोग्राम को थोड़ा सा पीछे कर दिया था, थोड़ा स्लो कर दिया था। लेकिन जिस तरह से पिछले साल ईरान पे हमला हुआ अमेरिका और इजराइल से, और इस साल का जो 40 दिन का युद्ध हुआ और अभी युद्ध दोबारा शुरू हो चुका है अमेरिका से, ईरान को पता कि ईरान को दो ही चीजें उसे बचाएंगी। पहला है उसकी ज्योग्राफी, जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण है, और दूसरा है परमाणु हथियार। पुनीता जी, आप देखिए, नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार है, लेकिन आज तक अमेरिका ने कभी बात नहीं की नॉर्थ कोरिया पे कोई हमला करने की, क्योंकि उसे पता है कि नॉर्थ कोरिया का परमाणु हथियार अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकता है। और इसी चीज से सबक को सीख लिए ईरान ने। बल्कि ईरान को तो अब अफसोस है कि उसने दशकों पहले क्यों नहीं अपना परमाणु बम बनाया। अगर उसने पहले परमाणु बम बनाया होता तो उस पर अमेरिका और इजराइल ना पिछले साल हमला करते, ना इस साल हमला करते। तो डेफिनेटली ये थोड़े वक्त की बात है। और जैसे आपने अपनी ओपनिंग ग्राफिक्स में सही बताया, जिस दिन ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएगा उस दिन मिडिल ईस्ट का पूरा जो पावर संतुलन है वो पूरी तरह ईरान के हक में आ जाएगा। लेकिन देखिए, 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच में एक डील हुई थी और जिसके तहत ये समझौता हुआ था सर कि सिर्फ उतना ही ये यूरेनियम संवर्धित कर पाएगा ईरान जितना कि उसको बिजली उत्पादन के लिए जरूरी है। लेकिन क्या वाकई में अब ये माना जाए, क्योंकि अली खामनेई की एक नीति थी परमाणु हथियार को लेकर कि इस दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन मुस्तफा खामनेई अगर धमकी देते हैं तो क्या अपने पिता की उस नीति को तोड़ते हुए इस वक्त नजर आएंगे मुस्तफा खामनेई, ये माना जाए? सुनीता जी, 1957 में ईरान में पहली बार परमाणु
हथियार का या परमाणु एनर्जी का प्रोग्राम शुरू हुआ और उसकी पूरी मदद अमेरिका ने की थी, जिसे एटम ऑफ पीस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब रेजा पहलवी का शासन हुआ ईरान में, तब अमेरिका ने और उसमें मदद की ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। लेकिन जब से 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद अमेरिका ने अपने हाथ पूरे पीछे कर लिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, और ईरान ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल खत्म करने के बराबर कर दिया। लेकिन 18 अप्रैल 1988 को जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया पहली बार, जिसे ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें 56 ईरानी सैनिक की मौत हुई, तब ईरान को एहसास हुआ कि नहीं, हमारे पास परमाणु हथियार होना बहुत जरूरी है। लेकिन तब तक उस पर इतने आर्थिक प्रतिबंध लग चुके थे कि ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन तब भी ईरान आस्ता आस्ता अपने परमाणु हथियार की तरफ काम करता रहा। लेकिन उसी के कुछ साल बाद, जैसे आपने सही कहा कि अली खामनी जो ईरान के पहले स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्होंने फतवा निकाला था कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, और उसके बाद ईरान के परमाणु हथियार के प्रोग्रेस में बहुत धीमी आ गई थी। लेकिन जिस तरह से 2 बारी ईरान पे हमला हुआ है पिछले साल और इस साल, अब ईरान को पता है कि उसे ये परमाणु हथियार जल्द से जल्द बनाना अनिवार्य है। ईरान के पास 9000 केजी यूरेनियम है, जिसमें से 440 केजी एनरिच यूरेनियम है, जो कि न्यूक्लियर वेपन ग्रेड का यूरेनियम है। यूरेनियम 3% तक अगर एनरिच होता है, 3.67% एनरिच होता है, तो उसे पीसफुल पर्पसेस के लिए माना जाता है। लेकिन जब वो 90% क्रॉस कर जाता है, तो वो आराम से परमाणु हथियार में तब्दील किया जा सकता है। तो इस वक्त ईरान पूरी अपनी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द वो वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाए, ताकि वो अपना परमाणु हथियार पूरी दुनिया को बता सके। और यही चीज ईरान को आने वाले समझाइएगा कि अगर 60% जो आप बता रहे कि 90% अगर बन जाता है, तो फिर तो ये समझिए कि फटने की कगार पर होगा। और लेकिन यहाँ पर समझना ये जरूरी हो जाएगा कि 60% तक अगर ईरान ने यूरेनियम संवर्धित कर लिया है, तो 90% तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ईरान को? देखिए पुनीता जी, 60% से 90% पहुंचने में सिर्फ कुछ दिनों की बात होती है, हफ्तों की बात भी नहीं होती है, कुछ दिनों की बात होती है। और जहां तक मेरा अपना अनुमान है, जो मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, मेरे को लगता है कि ईरान ने ऑलरेडी वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिच कर लिया है। वो औपचारिक तौर से दुनिया को बता नहीं रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से सक्षम और सार्थक है वेपन ग्रेड एनरिच यूरेनियम के साथ। और वो अब कभी भी थोड़े दिनों में वो ऐलान कर सकता है पूरी दुनिया के सामने कि उसके पास परमाणु हथियार है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, ईरान ने दुनिया के इन जंगों से बहुत सबक और सीख ली है। जिन जिन देशों के पास परमाणु हथियार थे, उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। देखिए 1993 में यूक्रेन के पास जो भी सोवियत संघ के परमाणु हथियार थे, उसने सारे रूस को वापस कर दिए। अगर आज यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते हैं, रूस कभी उस पर हमला नहीं करता। नॉर्थ कोरिया की बात मैं पहले ही कह चुका हूं। तो ईरान को पूरा एहसास है कि उसके पास जल्द से जल्द एक परमाणु हथियार आना चाहिए, और मेरे अनुमान में कभी भी इसका औपचारिक ऐलान ईरान कर सकता है। तो ये फिर माना जाए कि जो अमेरिका की ये जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, वो सच हो सकती है, क्योंकि आप भी इसका आकलन कर रहे हैं कि बहुत जल्द इस दिशा में ईरान ऐलान करेगा। और अगर ऐसा होता है, तो सर जरा ये भी समझाइए कि मध्य पूर्व की सुरक्षा पर फिर कितना बड़ा खतरा हो सकता है? सुनीता जी, डेफिनेटली अमेरिका की जो खुफिया जानकारी होती है, वो दुनिया के सबसे बढ़िया जानकारी होती है। मैं दशकों से अनुरोध करूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है वॉर, जो बॉब वुडवर्ड ने लिखी है। इस किताब में लेखक ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी कितना बढ़िया काम करती है। वो हर देश को बताती है उस देश में क्या होने वाला है। अब उस देश के ऊपर निर्भर होता है कि उन्होंने कार्रवाई करनी या नहीं। जहां तक आपका प्रश्न का दूसरा भाग है, जिस दिन ईरान के पास परमाणु हथियार आया, मिडल ईस्ट का पूरा जो पावर बैलेंस है वो ईरान के हक में चला जाएगा। ऑलरेडी मिडल ईस्ट में जितने अरब देश हैं, वो आस्ता आस्ता ईरान की तरफ झुकने लग गए, अमेरिका से दूर होने लग गए हैं। और जिस दिन औपचारिक तौर पे ईरान ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल का ऐलान कर दिया, उसके कुछ समय के अंदर एक बड़ी चीज मिडल ईस्ट में होगी, वो होगा फिलिस्तीन का आजाद देश के रूप में उभरना, जो ईरान इंश्योर करेगा। क्योंकि ईरान का अब मकसद परमाणु हथियार बनाने के बाद अगला मकसद होगा फिलिस्तीन को आजाद देश डिक्लेयर करवाना। और क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका
देखिए जब ये जंग की शुरुआत हुई थी सर, तो मकसद यही था कि ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना है, और इजराइल और अमेरिका ने इस उद्देश्य के साथ ईरान पर हमला किया था। और अगर वाकई में देखिए जो आप बता रहे हैं कि बस कुछ दिनों का वक्त जिसके बाद हो सकता है कि ईरान ऐलान कर दे, तो जरा आप समझाइए कि अमेरिका और ईरान की अब आगे की स्ट्रैटेजी इस दिशा में क्या हो सकती है। फिर तो जो लगातार हमले अभी अमेरिका कर रहा है, इसमें तो वो दिन दूर नहीं जब इजराइल नए तरीके से ईरान पर हमले शुरू कर सकता है। नीता जी देखिए, अमेरिका ज्यादा देर तक ईरान पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ईरान पे जीत पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। ये तो सिर्फ हमले दोबारा शुरू हुए क्योंकि अमेरिका की अमीर यहूदी लॉबी और मोसाद ने और नेतन्याहू ने ट्रंप पे काफी दबाव बनाया ये हमले दोबारा शुरू करने के लिए, क्योंकि ट्रंप की काली करतूतें, काले कारनामे पूरे इनके पास है। एप्स्टीन फाइल के नाम से जो जाना जाता है, हर तीसरे चौथे पन्ने पे ट्रंप के कारनामे हैं। तो डेफिनेटली अमेरिका तो ज्यादा देर तक ये युद्ध कर नहीं पाएगा। जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने तो पूरी अच्छी तरह से 40 साल से तैयारी की है इस टू फ्रंट वॉर के लिए। बेशक वो आर्थिक और सैनिक तौर पे कमजोर हो, लेकिन उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी रही है, जिसका हमने देखा किस तरह से अमेरिका और इजराइल को शिकस्त मिली है। और अमेरिका के अंदर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, 4 जून को पीयू रिसर्च, जो कि दुनिया की सबसे क्रेडिबल एजेंसी ओपिनियन पोल के लिए, उसने ओपिनियन पोल की कि 73% अमेरिकी नागरिक जो 30 साल के उम्र से कम है, यानी जो जेनजी हम कहते हैं, 73% अमेरिकी जेनजी इजराइल के खिलाफ है। अभी अमेरिका के अंदर भी, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी एक डिवीजन होने लग गया है कि क्या अमेरिका को और सपोर्ट करना चाहिए इजराइल को या नहीं। डेमोक्रेट्स तो ऑलरेडी इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं। तो डेफिनेटली जिस दिन अमेरिका का समर्थन इजराइल से हट गया, इजराइल अपने आप ईरान पे या कोई और अरब देश पे हमला नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ईरान के पास जिस दिन परमाणु हथियार आया, जो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस है वो पूरी तरह ईरान के पक्ष में हो जाएगा। और सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है सर? अगर 90% तक यूरेनियम संवर्धित कर लेता है ईरान, तो सबसे बड़ा खतरा क्या देख रहे हैं आप? देखिए पुनीता जी, अगर हम खतरे की बात करें, सबसे बड़ा खतरा अगर इस चीज के बाद होगा वो इजराइल के लिए होगा, क्योंकि इजराइल ने जो इतने दशकों से गाजा पट्टी पे और वेस्ट बैंक पे अवैध कब्जा किया हुआ है, जो कि संयुक्त राष्ट्र रेजोल्यूशन 242 ऑफ 1967 कहता है कि वो अवैध कब्जा है। ईरान इंश्योर करेगा कि फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में उभरे। तो डेफिनेटली इस पूरे समीकरण से अगर किसको सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी वो इजराइल को होगी, क्योंकि इजराइल 2 देशों में बंट जाएगा, एक इजराइल रहेगा और एक फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में उभरेगा। बाकी किसी भी देश को मिडिल ईस्ट में कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ईरान के साथ वो दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। तो ये पूरी, जब पुनीता जी, जब इस वक्त का इतिहास 25 साल बाद लिखा जाएगा, अमेरिकी नागरिक और इजरायली नागरिक नेतन्याहू और ट्रंप को पूरा दोषी ठहराएंगे, क्योंकि इनकी भूल और ब्लंडर की वजह से जो उन्होंने ईरान पे हमला किया, फिलिस्तीन आजाद देश के रूप में उभरेगा और इजराइल 2 देशों में बंट जाएगा। और क्योंकि जैसे आपने बताया कि देखिए एक प्रेशर में आकर अमेरिका जो है ईरान पर हमले कर रहा है, क्योंकि अमेरिका खुद ये चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप ये खुद चाहते हैं कि ये जंग जो है खत्म होनी चाहिए। लेकिन जो इस वक्त प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश अमेरिका के द्वारा ईरान पर हो रही है, एक तो इसके पीछे की वजह समझाइएगा, दूसरा ये कि अगर देखिए परमाणु संपन्न देश ईरान बन जाता है, मान लीजिए जब ऐलान कर देता है ईरान खुद, तो इसके बाद ये माना जाए कि अमेरिका के द्वारा खुद बातचीत की पेशकश ईरान के सामने रखी जाएगी। देखिए डेफिनेटली, जहां तक बात है कि जो आपका प्रश्न का पहला भाग है कि अमेरिका ने क्यों ईरान पे दोबारा हमले शुरू किए, वो अमेरिका की अमीर यहूदी लॉबी के दबाव के नीचे, मोसाद के नीचे, नेतन्याहू के दबाव के नीचे। इनफैक्ट मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 11 फरवरी को इस साल नेतन्याहू एक दिन के दौरे पे गए थे वॉशिंगटन, जहां पे वो ट्रंप और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारियों से मिले थे। उन्होंने एक 30 मिनट की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी थी क्यों ईरान पे हमला करना चाहिए, लेकिन ट्रंप कोई इंटरेस्टेड नहीं थे ईरान पे हमला करने के लिए। लेकिन उसके बाद उन पे इतना दबाव आया कि उन्हें 28 फरवरी को हमला करना पड़ा, और उसके बाद उन्हें युद्ध विराम जब किया तब भी दबाव बना रहा, और फिर उन्हें ये जंग दोबारा शुरू करनी पड़ी। तो ये ट्रंप के ऊपर ये दबाव बनाया गया है, जो कि यहूदी लॉबी सफल भी हुई है, क्योंकि ट्रंप के सारे जो कारनामे हैं वो इनके पास एप्स्टीन फाइल्स में पड़े हुए हैं। जहां तक बात है कि ये जब भी ईरान ऑफिशियल तौर पे, औपचारिक तौर पे परमाणु बम का ऐलान करता है,
उसके बाद अमेरिका के पास कोई चारा नहीं होगा बजाय ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका का जो वर्चस्व था मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में, वो ना के बराबर हो चुका है। जिस तरह से ईरान अमेरिका के सारे मिडिल ईस्ट के ठिकानों, बेसिस, सैनिक बेसों पे हमला कर रहा है एक के बाद एक, अमेरिका का वहां पे ज्यादा टिकना ज्यादा समय के लिए अब मुश्किल है। इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले खबर आई कि जॉर्डन का एयरबेस, सऊदी अरेबिया का एयरबेस, वो आस्ता आस्ता अमेरिका अपने सैनिकों को कह रहा है तुम खाली करो, वापस अमेरिका हो, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अब वो ईरान के सामने मिडिल ईस्ट में टिक नहीं पाए। लेकिन अभी देखिए, सोमवार को अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो अमेरिका पहुंचने वाले हैं और माना जा रहा है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात भी हो। तो क्या ये माना जाए कि ईरान पर हमले को लेकर कोई रणनीति तैयार की जाएगी? क्योंकि अब तक तो इजराइल हमले इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने प्रेशर बनाया हुआ है कि आप हमले मत कीजिए, लेकिन क्या इस मुलाकात के बाद अगर मुलाकात हुई तो इजराइल को छूट मिल जाएगी हमले को लेकर अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से? सर देखिए पुनीता जी, पिछले साल भी और इस साल भी जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने इजराइल का जो बहुत ही विख्यात एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसे आयरन डोम कहते हैं, उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। और जो रेट ऑफ सप्लाई होता है अमेरिका से इजराइल को मिसाइल्स का, वो भी बहुत कम हो गया, क्योंकि चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पे पूरी रोक या पूरा कंट्रोल कर लिया है। तो इजराइल तो बिल्कुल इस सिचुएशन में ही नहीं है ईरान पे हमला करे, क्योंकि अगर वो हमला करता है उसके लिए और घातक साबित होगा। बल्कि पिछले साल और इस साल भी ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव पे इतनी क्षति पहुंचाई कि इजराइल को वहां पे पूरी मीडिया कवरेज का ब्लैकआउट करना पड़ा, पूरा वहां पे फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स को बैन करना पड़ा, क्योंकि दुनिया को दिखाना नहीं चाहते थे कि उनको कितनी क्षति पहुंचाई है ईरान ने। तो डेफिनेटली अगर इजराइल ये भूल दोबारा करता भी है ईरान पे हमला करने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, सबसे ज्यादा क्षति अगर किसको होगी वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।